हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त आपका होस्ट यतेंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। जी हां सखा, हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो अध्याय है इसका अंतिम दिवस है। जी हां, आज ये अध्याय पूर्ण रूप से हो जाएगा समाप्त। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं ये लिखने सिखा दिए थे सखा। हम लोग बात करेंगे किनके बारे में? परमाणु संरचना। अब देखो, परमाणु संरचना से संबंधित जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, पिछली क्लास में आप लोगों ने लिखे थे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आज की क्लास के अंदर सबसे पहले जो है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आयंस क्या होते हैं वो, फिर आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तैयार हो जाइए। चलिए देखिए, अगर हम बात करें आयनों के बारे में, तो जैसा कि आप सबको पता है कि यदि किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए तो उसके ऊपर आवेश आ जाता है। और सखा, जैसे ही उसके ऊपर आवेश आएगा, जैसे ही आवेश आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। तो सिंपल, आवेशित कण जो होते हैं या फिर आवेशित स्पीशीज जो होती हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव आयन कब बनेगा लाडलो? पॉजिटिव आयन के निर्माण तब होगा जब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए, और ऋण आयन तब बनेगा जब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए। तो सिंपल बातें हैं अपने पास। आयन क्या होते हैं? हम लोग आवेशित जो स्पीशीज होती हैं, चार्ज्ड जो स्पीशीज हैं, उन्हें कहते हैं आयन। आवेशित स्पीशीज क्या कहलाएंगी? आयन कहलाएंगी। आयन है, ठीक। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो देखो, यहां से हम बात करते हैं आयनों के प्रकार, या फिर पहले एग्जांपल बता देता हूं आपको दो चार। जैसे Na+, तो ये सोडियम आयन हो जाएगा, ठीक है ना? जी हां। वहीं दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें Cl-, क्लोरीन आयन हो जाएगा। ऐसे ही Mg पर +2 आवेश आ जाएगा, ठीक है, Mg+2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करें एल्यूमिनियम पर +3 आवेश आ जाएगा। कार्बोनेट होता है CO3-2, हाइड्रोक्साइड होता है OH-। ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो, ठीक है ना? आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो तो अध्याय नंबर 1 के अंदर भी मैंने आप लोगों को आयनों के बारे में बताया था, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुणधर्म के बारे में बताया था, जहां हमने वैलेंसी निकालना पड़ा था। वैलेंसी क्यों निकाली जाती है, या कोई भी तत्व जो है वो वैलेंसी क्यों रिप्रेजेंट करता है? तो एक सिंपल सी बात है, किसी भी तत्व के द्वारा अपना अष्टक पूरा किया जाता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए, हाँ, संयोजकता भी तो ऐसे ही होती है, बिल्कुल निशु, मैं वही कह रहा हूं। वैलेंसी या संयोजकता रिप्रेजेंट करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन या तो त्याग देगा अथवा ग्रहण कर लेगा। जब परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा तो धनायन बन जाएगा, और परमाणु के द्वारा, किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऋणायन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यही कह रहे हैं आपसे कि आयनों के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ आयन जो है, ये है 2। किसके प्रकार? आयनों के प्रकार। आयनों के जो प्रकार हैं ये हैं 2। एक तो है हमारे पास धन आयन और एक है ऋणायन। धनायन, जिसको प्यार से कहा जाता है कैटायन, और दूसरा है ऋणायन,
जिसको प्यार से कहा जाता है एनायन। ये दो आयन है। चलिए, तो धनायन क्या है? धनायन वो है जिनके ऊपर धनावेश होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कब आएगा? परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर। ठीक है जी। कोई भी एटम क्या कर रहा है? परमाणु द्वारा किसका? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर क्या निर्मित होगा? धनायन बनता है। क्या बनता है? धनायन बनता है। प्रमोद कुमार, सूक्ष्म तरंगों की 10⁻10 ही होती है हर्ट्ज में। ठीक है, आवृत्ति यही होती है 10⁻10। ठीक है, हाँ। वही ऋणायन की बात अगर हम लोग करें, आप एनसीईआरटी बुक देखो ना, इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? एनसीईआरटी बुक देखो, वही सही मानो। ठीक, ऋणायन कैसे बनेंगे? किसी परमाणु द्वारा क्या करना है? जो सब्सटेंस है ना, क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, सॉरी गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है। क्या होगा? ऋणायन बनता है। अब आपसे एग्जाम में कहेंगे क्या? ये सुनो लाडलो, आपसे एग्जाम में ये कहेंगे कि हमें Fe+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, दो चीजें बता रहा हूं, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाल दो या फिर यतेंद्र जोशी सर की टिप्स लिख दो। ठीक है, वाईजेस टिप्स लिख दो। और ये वाईजेस टिप्स क्या है? दो चीजें बता देता हूं भाई। पहली टिप क्या है आप लोगों के लिए? ये सुन लो कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनावेश आएगा, जो आप जानते हो। मगर कितना आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतना धनावेश आएगा। क्या? जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतना ही धनावेश आएगा। आयन का धनावेश उतना ही होगा। कितना? जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। क्या है? त्यागे हैं। यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश 1 होगा, +1। 2 त्यागेगा तो 2 होगा, और 3 त्याग दिए तो 3 आ जाएगा। बस इतना सरल काम है। वहीं दूसरी बात, आयन का ऋणावेश भी उतना ही होगा जितने वो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इतना पॉजिटिव चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज। सिंपल बात। अब देखो आप लोगों से क्या कहा, आप लोगों से ये कहा जाएगा कि बताओ भाई कैल्शियम+2 का, किसका? कैल्शियम+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आपसे कहेंगे Ca+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब यह है कि Ca, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रखा है, और त्याग जो होता है वो हमेशा बाह्यतम कोश से होता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2।
ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया गया है। मगर देखो अब टोटल 20 हो गए ना, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20। मगर इन्होंने किसका कहा है? कैल्शियम प्लस 2 का। भाई कैल्शियम प्लस 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया है, डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही इन्होंने कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया, तो आप लिखो Ca+2। एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं होगा क्योंकि वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और क्या करो, बाह्यतम कोश के दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दो, बस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, या 4s को ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या 4s0 लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही एक बात है। क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये और ये दोनों ही सही माने जाएंगे। अब किया क्या आपने? कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बहुत सरल काम किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की कहा था, 2 त्याग दिए। चल भाई टाटा बाय बाय, बाद में मिलते हैं, बस इतनी सी बात कह दी है, बस यही है आपके पास। ये तो धनायन का हो गया। एक और देखो धनायन में, सपोज करो आपसे सोडियम के लिए बोल दिया कि भाई सोडियम मतलब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? किसका? Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ठीक है ना? ठीक है, तो भाई जब Na+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आएगी तो पहले लिखो Na का, Na11 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही तो है। ठीक है ना? क्या होगा? 3s1 होगा। और जैसे ही यहां 3s1 हो गया है तो ये बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। 1s2 2s2 2p6 3s0, ये हमारे पास हो गया। ठीक है ना? सिंपल। सर अगर 10 हो तो इसी तरह करेंगे? सब इसी तरह होंगे, ना केवल 10, सभी इसी तरह होंगे। ठीक है, फिर वहीं हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखो ये तो धनायन का हो गया। ऋणायन में सपोज करो आपसे कह दिया क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, तो कह दिया Cl- का बता दो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? किसका? Cl- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो भाई साहब। तो हम जैसे ही Cl- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं, ठीक है ना, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो लिखो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो Cl तो आता है 17 पर, क्लोरीन तो क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p होता है 6 3s2 और 3p हो जाता है 5। Cl- का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। क्या कर रखा है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, इसका क्या मतलब बताओगे? कि Cl के जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 p में टोटल 6 आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर दिया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है ना? इस पर कैसा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो लिखते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग ये सारी चीजें नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और श्रोडिंगर समीकरण की ओर चलते हैं जो कि इस अध्याय का अंतिम बिंदु है। फटाफट नोट करो।
चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, नेक्स्ट। हाँ ये लो, बिल्कुल। अरे मैं हमेशा हैप्पी रहता हूं भाई। कैसे पता चलेगा कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक? जिसके ऊपर प्लस आवेश वो धनात्मक, जिसके ऊपर माइनस आवेश वो ऋणात्मक, बस। चलिए फटाफट फटाफट नोट करो। OH माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोक्साइड बना है और वो क्या है, एक हाँ अणु से बना हुआ है। CaCO3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ चलिए, अरे बताया तो, जिस पर प्लस आवेश वो धनात्मक, जिस पर माइनस आवेश वो ऋणात्मक। हाँ, माइनस जिसके ऊपर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और जिन पर प्लस आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन घटेंगे। आगे नोट करो। केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें? पढ़कर रिवीजन करो, लिखकर रिवीजन करो, ठीक है? क्या पूछे भाई। चलिए अब एक ऐसी समीकरण बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों को उसकी जो उत्पत्ति है उससे अभी मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत बाद की बात है। हमें केवल समीकरण पढ़नी है। वो समीकरण ना ही हमारे यहां पर किसी भी जो 19 नंबर पर कौन सा तत्व आता है, पोटेशियम आता है, लिखवाए हुए हैं पहले से, ठीक है? अब ध्यान रखना, ना ही किसी न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन काम आ रही है, मगर अपने सिलेबस में दे रखी है, ठीक है ना? क्या अपने सिलेबस में दे रखी है, इसीलिए हम लोगों को ये समीकरण जो है वो पढ़नी है। और समीकरण का नाम है श्रोडिंगर समीकरण। कौन सी समीकरण है? श्रोडिंगर समीकरण है, जो हम लोगों को पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रोडिंगर समीकरण की। एक वैज्ञानिक थे श्रोडिंगर नाम के, ठीक है जी, श्रोडिंगर। इन्होंने श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बताया और इन्होंने श्रोडिंगर समीकरण की उत्पत्ति जो है वो किस आधार पर की थी, ये सुनो भाई, ठीक है? इन्होंने श्रोडिंगर समीकरण की उत्पत्ति जो है वो किस आधार पर की थी, ये सुन लो, ठीक है? चलिए उदासीन का क्यों आएगा भाई? हमेशा स्पीसीज होती है, अणु परमाणु या आयन को स्पीसीज कहते हैं। अणु हो, परमाणु हो या आयन को स्पीसीज कहते हैं। पहले भी लिखवा चुका हूं। एल्यूमिनियम पर आवेश +3 होगा, 4 नहीं होगा। 4 बाह्यतम कोश में है ही नहीं। प्रमोद मैं देख लूंगा उसको, चिंता मत करो, ठीक है? देखो अब यहां ध्यान से सुनो। डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था जो मैंने आप लोगों को बताया था। डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य जो है, ठीक है जी, वो भी समझा दी थी। डी ब्रोगली के अनुसार जो समीकरण आती है वो भी पढ़ाई थी। डी ब्रोगली की जो द्वैत प्रकृति थी, जब उन्होंने पदार्थ का ड्यूल नेचर बताया था, उस ड्यूल नेचर के आधार पर, द्वैत प्रकृति के आधार पर अगर हम लोग इस बारे में चर्चा करें तो हमें यह ज्ञात होता है, हमें ये पता चलता है, क्या क्या पता चलता है ये समझो। ये पता चलता है कि पदार्थ जो है उसका भी कण के रूप में और तरंग के रूप में संचरण होता है। और इसी आधार पर श्रोडिंगर जो है उसने ऊर्जा के संबंध में और कण के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत की। और यह समीकरण जो है वो बहुत आसान थी, जिसमें एक संकारक का उपयोग किया गया था। संकारक होता है ऑपरेटर, जिसका उपयोग किया गया था, और वो ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना जी? चलिए, तो सिंपल बात क्या है, कुछ निकाय होते हैं
जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, उनके लिए निकाय मतलब अणु या परमाणु, है ना। चलिए क्या कहा, ऐसे निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, ठीक है, निकाय मतलब सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ठीक। ऐसे निकाय, निकाय बोले तो पूरा का पूरा समूह जिसके बारे में पढ़ना है, अणु या परमाणु, जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ठीक है ना। ठीक है, जिनकी ऊर्जा किसके साथ, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, जी हां, नहीं होती, उनके लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी। किसने, श्रोडिंगर ने एक समीकरण प्रस्तुत की। ठीक है, कह रहे हैं कि सर पाठ कब तक पूरा हो जाएगा, बस पूरा ही समझो, अब थोड़ा ही बचा है, कुछ नहीं बचा। और वो समीकरण क्या थी, ये समीकरण है H कैप साइन बराबर E साइन। क्या कहा इन्होंने, कहा H कैप साइन बराबर E साइन, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये है कि यहाँ E क्या है, सॉरी यहाँ पर साइन क्या है। देखो साइन जो होता है वो होता है तरंग फलन, क्या होता है, तरंग फलन, ठीक है जी। अब तरंग फलन क्या है ये भी आप लोगों को समझाना पड़ेगा या ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक जी। अब देखो साइन जो है ये है तरंग फलन, वेव फंक्शन। जब कोई भी वेव जो है वो मोशन करती है तो उसके लिए जो फलन बताया जाता है वो बताया जाता है तरंग फलन, मतलब उसका कार्य, फलन मतलब कार्य, फंक्शन, बस वो है ये, ठीक। साथ में ई क्या है, ई तो ऊर्जा है, ऊर्जा है। और लाडलो यहां जो एच कैप लिया गया है, क्या, एच कैप, ये क्या है, ये एक संकारक है। संकारक बोले तो ऑपरेटर, जो चीजों को ऑपरेट करता है, क्या है ये, संकारक है। संकारक बोले तो ऑपरेटर, ठीक है, जो चीजों को ऑपरेट करता है, और इसे क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं, ठीक है जी हां। कैप क्यों लगाई है, कैप लगाई है क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसा है ये, ठीक है, हाँ कैप लगाई है क्योंकि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सदिश राशि के लिए रिप्रेजेंट होता है, इसलिए इसके ऊपर कैप वगैरह जो है वो लगाई जाती है, ठीक है ना जी हाँ। तो ये अपने पास हो गया संकारक, मगर बात इतने से बनती नहीं है भाई साहब। तो क्यों, क्योंकि भाई साहब यहां से अपन अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके लिए गतिज ऊर्जा, नाभिक के बीच आकर्षण, ये सब कुछ जो है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं से, किससे, श्रोडिंगर समीकरण से। मगर इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को एक तरंग समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये किसका व्यवहार है, इलेक्ट्रॉन का व्यवहार है, और यही समीकरण क्या कहलाती है, श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है, ठीक है।
और अगर हम लोग इस श्रोडिंगर समीकरण के बारे में बात करें तो इसे दूसरे रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है वो भी बता देता हूं। क्या कि जब इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को एक समीकरण के रूप में व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो प्रमोद, ठीक है ना। क्या कहा, देखो हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को किसके रूप में, एक समीकरण के रूप में करते हैं, ठीक है। क्या, व्यवहार को तरंग समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को तरंग समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने पर क्या होता है, प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है, इस प्राप्त समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगी, जी हां बिल्कुल, श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। कौन सी, श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है, बिल्कुल। और इस श्रोडिंगर समीकरण को, ठीक है, इस श्रोडिंगर समीकरण को हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ध्यान से सुन लो। हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, इनवर्स डेल स्क्वायर, ध्यान से सुनना भाई साहब, समीकरण ही काम आएगी आगे, इनवर्स डेल स्क्वायर साइन प्लस, प्लस में आप लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच। साथ में भाई साहब ऊर्जा फलन कहां है सर, ऊर्जा फलन कहां है, ये है ऊर्जा फलन। क्या है ऊर्जा फलन, E माइनस वी इंटू साइन, इंटू क्या, साइन, ठीक है ना। आपके साथ लिख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिखो, शौक से लिखो, कोई चिंता नहीं है, बस समझते रहना साथ में, बराबर जीरो, बराबर क्या, जीरो। तो भाई साहब यहां पर संकारक जो है, जो हम लोगों ने डेल इनवर्स लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बताई थी लाप्लास ने, साइन सॉरी इनवर्स जो डेल स्क्वायर है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर अपॉन अपॉन, ठीक है, ये साई है या साई है, ये साई है, क्या है, साई है, ये साई, ठीक है, हाँ, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू है, ठीक है, जी हाँ। इसे हम लोग लाप्लासियन संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, लाप्लासियन संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाप्लासियन संकारक। ये लो, लाप्लासियन संकारक, इसकी वैल्यू लाप्लास ने बताई थी, ठीक है, जी हां। अब आगे की बात सुनो, लाप्लासियन संकारक का मान एक बार यहां रख के तो देखो, कहां, यहां, जैसे यहां मान रखोगे तो साइन से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा सबका। तो हम लोग श्रोडिंगर समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग श्रोडिंगर समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार
लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं श्रोडिंगर समीकरण को भाई साहब? ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। साइन का गुना इससे करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर बराबर नहीं प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच इंटू ई माइनस वी और इंटू साइन बराबर 0। इस समीकरण को हम लोग कौन सी समीकरण कहते हैं? जी हां, इस समीकरण को श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है। कौन सी समीकरण कहा जाता है? श्रोडिंगर समीकरण कहा जाता है। यहां पर एक्स वाई जेड जो है वो क्या है? कार्तीय निर्देशांक है, जो एक्स वाई जेड अक्ष के लिए है। एक्स वाई जेड जो है ये कार्तीय निर्देशांक है। कार्तीय निर्देशांक जो अक्षों के लिए होते हैं, है ना, एक्स वाई जेड अक्ष होते हैं ना, उनके लिए होते हैं, ये वो हैं। ठीक है जी हां, सिंपल। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं तीनों अक्षों पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, जो तीनों अक्षों पर किसकी? इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताते हैं, स्थिति बताते हैं। अब रही बात अपने पास क्या कि बाकी चीजें क्या है? ठीक है ना, बाकी चीजें क्या है भाई? हाँ, त्रिभुज को ऐसा क्यों बना रहे हो? क्योंकि ऐसे ही बनेगा बेटा। ठीक, अब बाकी चीजें जो है, जैसे आपके पास ई मतलब एनर्जी, वी मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग, एम मतलब तो आप सब जानते ही हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एच मतलब क्या है? जी हां, एच जो है इसके बारे में बात करें तो ये है बिल्कुल कौन सा कांस्टेंट? प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए ये आपकी श्रोडिंगर समीकरण हो गई। फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते। भाई साइन का कोई मान नहीं होता है, साइन का मान कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है ना? बेटा जो मैं ये डेल बना रहा हूं ना, आप लोग देखो यहां पर जो मैंने डेल बनाया है, ये डेल नहीं है, ये इनवर्स डेल है भाई। उल्टा बनाना है त्रिभुज, सीधा नहीं है ये। ठीक है, और बिल्कुल लिख सकते हो आप, जो ये पहली वाली समीकरण है इसको निश्चित रूप से लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये भी लिखी जाएगी और ये भी लिखी जाएगी। ठीक है, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर ये साइन क्या है? तो साइन सुन लो भाई, लाडलो इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन मतलब आयाम का अधिकतम मान, आयाम एम्पलीट्यूड पहले ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, क्या पहले ही पढ़ाया हुआ है? आयाम एम्पलीट्यूड, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगी ये। ठीक है ना? हाँ, चलिए दीपक एक बार रिवीजन और करना, और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है ना? अरे राम, बिल्कुल लिख सकते हो पहली वाली समीकरण भाई, क्यों नहीं लिख सकते? ये लिख रही ना, लिखवाने के लिए तो लिखी है मैंने, लिखोगे इसीलिए। चलो फटाफट से ये नोट करो।
हाँ भाई देखो, मैंने पहले ही कहा था इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है अपने, छोटू नहीं है इस पर, ठीक है। हाँ बेटा ये एस नहीं है, डेल्टा है, ठीक है। ललिता एक बार आप करके देखना और उसके बाद फिर मैं, ठीक है। हाँ मैं भी आप लोगों को बोला ना एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड क्वेश्चंस अवेलेबल करवाऊंगा, तो उनके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये एस नहीं है, डेल्टा है। क्या है? डेल्टा जी। चलिए तो भाई यहां से आप लोगों की जो समीकरण है जिसको श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं वो होती है समाप्त, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है ये भी हो जाता है आज संपन्न, समाप्त अर्थात खत्म, ठीक है। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और मुलाकात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।